सेकंड चीज है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स के। एक नया एंट्रेंट आ रहा है, एक नई कंपनी आ रही है, एक नई बिजनेस आ रहा है, उस इंडस्ट्री में आने जा रहा है, ठीक है। तो वो उसका थ्रेट, वो थ्रेट कितना है, ठीक है, अब हम वो देखेंगे। थ्रेट क्या होगा? अगर मैं एक जगह पे ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी दुकान है, मेरे लिए थ्रेट क्या होगा कि मेरी जैसी कोई और, मैं फास्ट फूड की शॉप है मेरी, मेरे लिए थ्रेट क्या होगा कि यार कोई और फास्ट फूड वाला ना आ जाए, ठीक है। थ्रेट क्यों होगा? थ्रेट इसलिए होगा कि कंपटीशन इंटेंसिफाई हो जाएगा, डिवाइड एंड शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उस एरिया में मिसाल के तौर पर पहले तीन फास्ट फूड की शॉप्स थी, तो वो तीन लोग आपस में कस्टमर्स का, जो भी कस्टमर्स की जो सेल्स थी, वो तीनों आपस में शेयर कर रहे थे, ठीक है। और अब चौथा आ जाएगा तो चौथे के साथ भी शेयर करनी पड़ेगी, कंपटीशन बढ़ गया ना। तो ये थ्रेट आपको फेस करना पड़ सकता है कि न्यू एंट्रेंट आएगा, ठीक है। अब थ्रेट जो है वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ बैरियर टू एंट्री। थ्रेट्स, कितना थ्रेट है, ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ बैरियर्स टू एंट्री। इसका क्या मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ बैरियर्स टू एंट्री? बैरियर्स का मतलब है वो चीजें जो कि न्यू एंट्रेंट को आने से रोक रही है। अब वो चीजें जो कि न्यू एंट्रेंट को आने से रोक रही है, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि थ्रेट कितनी है, ठीक है। देखिए, अगर जो चीजें नए बंदे को, नए बिजनेस को आने से रोक रही हैं, ठीक है, अगर उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो मेरे लिए थ्रेट क्या होगी, कम होगी, यानी कि इनवर्स रिलेशन होगा, ऑपोजिट रिलेशन होगा। जितनी स्ट्रेंथ ऑफ बैरियर ज्यादा होगी, मेरे लिए थ्रेट कम होगी, क्योंकि वो उसको एंट्री करने के लिए इतना मुश्किल है, इस इंडस्ट्री में आने आना ही उसके लिए इतना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है फिर मेरे लिए तो थ्रेट नहीं होगी ना, क्योंकि वो आएगा ही नहीं, एक नया बंदा आएगा ही नहीं, नया कंपेटर आएगा ही नहीं, तो कंपटीशन इंटेंसिफाई होगा ही नहीं, ठीक है। इनका ये रिलेशन है। हाइयर द स्ट्रेंथ लेस चांसेस ऑफ न्यू एंट्रेंट एंटरिंग मार्केट। अब वो क्या बैरियर्स टू एंट्री है वो देख लेते हैं। सबसे पहला बैरियर है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये होता है जब आप बल्क में प्रोडक्शन कर रहे होते हो, लार्ज लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर रहे होते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जब आप बल्क प्रोडक्शन कर रहे होते हो, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर रहे होते हो, तो जो आपकी कॉस्ट पर यूनिट वो क्या होती है, वो बहुत कम होती है, मिनिमल होती है, कॉस्ट पर यूनिट मिनिमल होती है। क्योंकि आप बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको जो कॉस्ट पड़ी होती है वो बहुत कम पड़ी होती है। अब जो नया एंट्रेंट है जिसने मार्केट में एंटर करना है, ठीक है, अब उसके लिए सबसे पहला इशू ये होगा कि यार जो ऑलरेडी कंपेटिटर्स हैं, जो कि मार्केट में अपने जिन्होंने कदम जमाए हुए हैं, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगी, उनकी तो कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम होगी, ठीक है, उनको तो एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट कम पड़ी होगी, तो वो प्रॉफिट्स अपने मार्जिन रख रहे होंगे, तो वो कमा रहे होंगे। लेकिन अगर मुझे, मैं जो कि न्यू एंट्रेंट हूँ, तो मुझे तो कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी ना, मुझे कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। अगर तो मुझे कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी तो जाहिर सी बात है मैं उतना प्रॉफिट तो नहीं कमा सकूंगा। देखे ना, एक बैरियर है ना एंटर करने में, क्या इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, जो कि ऑलरेडी वहां पर कदम जमाए बैठे हैं, उनको तो कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम पड़ रही है, क्या मैं उनकी कॉस्ट पर यूनिट को कंपेयर कर सकता हूँ या नहीं? तो पहला बैरियर ये होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दूसरा होता है एग्जिस्टिंग कस्टमर लॉयल्टी या गुड ब्रांड इमेज, ये जो ऑलरेडी मार्केट में कंपेटर्स मौजूद हैं, उनका कस्टमर उनसे कितना लॉयल है, क्या उनका कस्टमर जो है वो उनको छोड़ने के लिए तैयार है और मेरे पास आएगा या नहीं। सेकेंड बैरियर ये हो गया एंटर करने का। थर्ड, एक्सपीरियंस या नॉलेज। एक्सपीरियंस या नॉलेज, ठीक है, जो मार्केट में 10-10 साल से मेरे कंपेटर्स मौजूद हैं, उनके पास स्पेशलिस्ट स्किल होगी, एक्सपीरियंस होगा, क्या मैं जो न्यू एंट्रेंट हूँ उस एक्सपीरियंस को, स्किल्स को मैच कर पाऊंगा या नहीं। थर्ड बैरियर। फोर्थ, गवर्नमेंट पॉलिसीज। कुछ स्पेसिफिक आपको इंडस्ट्री या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए देखना पड़ता है कि गवर्नमेंट की उससे रिलेटेड क्या पॉलिसीज है, कोई पेटेंट्स, ठीक है, कोई लाइसेंसेस वगैरह तो आपने नहीं लेने। मिसाल के तौर पर आप एयरलाइन कंपनी चलाना चाहते हैं तो आपको जो है वो रूट लाइसेंस लेना पड़ेगा, इंश्योरेंस का होता है, फिर बाकी भी आपको पेटेंट्स, पेटेंट्स तो है नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी उनकी पॉलिसीज होंगी उनके तहत अगर कोई आपको चीजें करनी है, तो आपने ये भी देखना है कि क्या वो चीजें इजीली हो पाएंगी या नहीं, क्या मुझे लाइसेंस आराम से मिल जाएगा या नहीं, ठीक है, क्या मुझे फ्लाइट रूट परमिट जो है, फ्लाइंग रूट परमिट वो मिल जाएगा या नहीं। तो ये चीजें भी आपने देखनी है, तो एक और बैरियर आ गया, ठीक है। फिर अगला जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, क्या मेरे पास इतनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है कि मैं इस मार्केट को एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने एक स्टील इंडस्ट्री खोलनी है, मेरे बाकी भी कंपेटर्स मौजूद है, तो मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो क्या मेरे पास इतनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। ये एक और बैरियर आ गया, ठीक है। देखिए, ये चीजें बैरियर्स है ना, ये चीजें उसको देख रही है, ये चीजें उसको रोक सकती हैं। अभी इसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर तो इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है न्यू जो बंदा है वो मार्केट में एंटर नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से कॉस्ट पर यूनिट जो करंट कंपेटर्स है उनकी बहुत कम है,
और मैं जो नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मेरे लिए उस कॉस्ट को मैच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ यानी कि ज्यादा होगी बैरियर्स की, तो फिर जाहिर सी बात है मैं वहां पर नहीं आऊंगा। तो जो मेरे करंट कंपेटिटर्स होंगे उनके लिए थ्रेट नहीं होगा, ठीक है। फिर है एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है उनमें उनकी एक्सेस आपको मिल पाएगी या नहीं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपका जो है टाइल्स का बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मैं मिसाल देता हूँ। अब जो 5 जो है ना कंपनीज हैं टाइल्स की, वो ऑलरेडी काम कर रही है, ठीक है। 5 कंपनी टाइल्स की, एक फॉर एग्जांपल मैं सिटी वाइज बता रहा हूँ, इस्लामाबाद में ऑपरेट कर रही है 5 कंपनी है टाइल्स की। वो इस्लामाबाद में उनकी रिटेलर शॉप है, ठीक है। शॉप एक वन शॉप, शॉप 1 है, शॉप 2 है, शॉप 3 है, शॉप 4, शॉप 5। अब यही इन्हीं 5 शॉप्स में जो है ना, ये जो 5 डिफरेंट कंपनीज की टाइल्स है, यानी कि 5 डिफरेंट ब्रांड्स की टाइल्स हैं, वो पड़ी होती हैं। और 90% जो सेल्स है ना, वो उन्हें यहीं से मिलती है, ठीक है। 90% सेल्स इन्हीं 5 दुकानों से मिलती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं जो कि न्यू एंट्रेंट हूँ, मैं जो कि न्यू एंट्रेंट हूँ, छठी कंपनी हूँ जो कि अपनी टाइल्स बनाऊंगा, क्या इन 5 दुकानों पे जहां से लोग खरीदते हैं, जो कि टोटल इस्लामाबाद के जो जितने भी टाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं 5, उनकी 90% सेल्स इन्हीं 5 दुकानों से आती है। तो मैं भी यही चाहूंगा ना कि मेरी भी टाइल्स यहाँ पर पड़ी हो, ताकि मेरी भी सेल्स आए। तो क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये जो दुकानें हैं, क्या ये जो शॉप्स हैं, इनमें इतनी शॉप शेल्फ स्पेस है कि मेरी टाइल्स को अकोमोडेट कर पाएगा या नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स टू पे कितनी एक्सेस हो सकती है या नहीं, ये भी हमने देखना है, ठीक है। मैंने आपको बहुत बेसिक सी एग्जांपल दी है जिससे आपके लिए समझना आसान है। आपको देखना होगा कि यार जिस जैसे ये मैंने आपको मिसाल दी कि 5 जो ऑलरेडी ब्रांड्स हैं टाइल्स की, जो कंपनीज हैं, उनकी 90% सेल्स इस्लामाबाद में इन 5 दुकानों से होती हैं। अब मैं जो 6वां बंदा न्यू एंटेंट हूँ, अब मैं भी आना चाह रहा हूँ मार्केट में, तो मैं देखूंगा कि यार क्या ये जो 5 दुकानों वाले इनके पास में जाऊंगा कि क्या ये मेरी जो टाइल्स हैं उनको भी अकोमोडेट करेंगे या नहीं, ठीक है। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बैरियर है। तो ये था सेकंड चीज कि जो न्यू एंट्रेंट्स हैं वो क्या थ्रेट आपको दे सकते हैं, ठीक है। जो करंट लोग हैं, तो देखें ना थ्रेट अगर वो दे सकते हैं तो जाहिर सी बात है कंपटीशन बढ़ेगा। हम यही तो देख रहे हैं ना, कंपटीशन के हवाले से तो हम एनालिसिस कर रहे हैं। और अगर तो स्ट्रेंथ बैरियर्स की कम है तो इसका मतलब है न्यू एंट्रेंट आराम से मार्केट में आ जाएगा। न्यू एंट्रेंट जब आराम से मार्केट में आ जाएगा तो जो करंट है उनके लिए प्रॉब्लम है, क्यों, थ्रेट ज्यादा हो जाएगी। तो देखिए मैंने आपको कहा था कंपटीशन जो है वो डायरेक्टली लिंक होता है प्रॉफिटेबिलिटी से। अगर कंपटीशन ज्यादा होगा तो हर कोई अपनी सेलिंग प्राइस को कम करने की कोशिश करेगा या अपनी सेल्स को बूस्ट करने की कोशिश करेगा। अपनी सेल्स को बूस्ट करने की कोशिश करेगा और दो ही काम कर सकता है, या तो प्राइस रिड्यूस करेगा या कॉस्ट ज्यादा लगाएगा। कॉस्ट ज्यादा से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर उसने कॉस्ट एडवर्टाइजिंग में लगा दी, मैंने आपको पहले भी बताया, एडवर्टाइजमेंट में कॉस्ट ज्यादा लगा दी तो प्रॉफिट मार्जिन उसका कम हो गया ना, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। या उसने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अपने प्रोडक्ट को उसमें मजीद कुछ इन्हेंसमेंट में कॉस्ट लगा दी, कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को वैल्यू करे, देखे ना कॉस्ट उसको लगानी पड़ेगी। तो कंपटीशन जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक्ड है, ये आपने समझना है, ठीक है। अगर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट ज्यादा है, इसका मतलब है कंपटीशन इंक्रीज होगा, कंपटीशन ज्यादा होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट होगा। ये रिलेशन आपने समझना है। इसके बाद है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अब सब्सटीट्यूट्स का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेटिव। अगर मैं एक किसी मकसद के लिए एक प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, क्या मेरे पास, या कोई सर्विस ले रहा हूं, क्या मेरे पास उसका कोई ऑल्टरनेटिव मौजूद है या नहीं। अगर तो मेरे पास उसका ऑल्टरनेटिव मौजूद है तो कंपनीज, आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, क्योंकि अगर उन्हें पता है कि यार इसके पास ऑल्टरनेटिव मौजूद है, अगर तो इसके पास ऑल्टरनेटिव मौजूद है तो ये उसकी तरफ स्विच कर सकता है, उसकी तरफ स्विच कर सकता है। तो थ्रेट हो गया ना, तो कंपटीशन आ गया। अब सब्सटीट्यूट्स जो है वो जरूरी नहीं है कि सेम इंडस्ट्री के हों, वो डिफरेंट इंडस्ट्री के भी हो सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, एक कस्टमर है, वो कॉफी लेता है। कॉफी क्यों लेता है, अपने आप को मिसाल के तौर पर फ्रेश रखने के लिए, ठीक है, एनर्जी के लिए। अब इस कॉफी का सब्सटीट्यूट एनर्जी ड्रिंक्स भी तो हो सकता है ना, देखें डिफरेंट इन कॉफी, एक कॉफी सेपरेट चीज है, एनर्जी ड्रिंक्स एक सेपरेट चीज है, ठीक है। अब वैसे तो आप अगर सेम इंडस्ट्री में देखें तो कॉफी टी से कंपटीशन कर सकती है, लेकिन एनर्जी ड्रिंक्स में ड्रिंक्स वाले में आ जाएगा। तो देखें यहाँ पर एनर्जी ड्रिंक्स भी तो आपको फ्रेश रख सकती हैं, एनर्जी ड्रिंक से भी तो आप एनर्जी हासिल कर सकते हैं। सब्सटीट्यूट आ गया ना, ठीक है। आप मिसाल के तौर पर आपने ट्रेवल करना है, अब ट्रेवल आप बाय कार भी कर सकते हैं, ट्रेवल आप बाय रेल रेल भी कर सकते हैं, ट्रेवल आप बाय बस भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेवल आप बाय एयर भी कर सकते हैं। तो सब्सिट्यूट्स आ गए ना। अब जो रेल है, या जो, अगर मैं बस की बात करूं, अगर मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बस
सब्स्टिट्यूट हो सकता है लोकल एयरलाइंस के लिए, इंटरनेशनल के लिए तो नहीं होगा ना, क्योंकि इंटरनेशनल तो कोई एयरलाइंस बसेस चलती नहीं है, ना कोई इंटरनेशनल रेल्स चलती हैं। लोकल एयरलाइंस के लिए उनको पता होना चाहिए कि यार बस मेरा सब्स्टिट्यूट है, कि लोग, क्योंकि लोगों की नीड होती है ट्रैवलिंग, तो वो हो सकता है बस इस्तेमाल कर लें, हो सकता है वो रेल इस्तेमाल कर लें। तो सब्स्टिट्यूट्स का भी थ्रेट होता है, और ऑर्गेनाइजेशन को उस पर भी नजर रखनी होती है, ठीक है, कि कैसे जो है वो अपने आप को डिफरेंट होती, तो वो डिफरेंशिएट होती है। जैसे लोकल एयरलाइंस है, वो आप अगर किसी ने जल्दी जाना है तो वो एयरलाइंस को करेगा, ठीक है। अगर थोड़ा कम उसके पास टाइम ज्यादा है तो वो रेलवेज प्रेफर करेगा, बसेस बसेस को प्रेफर करेगा, ठीक है। या अगर वो अपने इजी कंफर्ट में जाना चाहता है, अपनी गाड़ी को प्रेफर करेगा। लेकिन आपने ये देखना है कि यार ये कैसे एक दूसरे के लिए थ्रेट साबित हो सकती है, ठीक है। जैसे रेलवेज और लोकल एयरलाइंस एक दूसरे के लिए थ्रेट साबित हो सकती हैं, तो सब्स्टिट्यूट्स पे भी नजर आपने रखनी है। सब्स्टिट्यूट्स का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव जो आपकी नीड को फुलफिल करें, ठीक है। अब ये फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमिन करते हैं कि थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कितने, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अब जितने सब्स्टिट्यूट्स कम होंगे तो थ्रेट कम होगा, जितने सब्स्टिट्यूट्स या ऑल्टरनेटिव्स कम अवेलेबल होंगे तो आपके लिए थ्रेट कम होगा, कंपटीशन कम होगा। बायर विलिंगनेस टू सब्स्टिट्यूट, की जो बायर आपका जो कॉफी खरीद रहा है, क्या वो विलिंग होगा एनर्जी ड्रिंक्स लेने के लिए, ये इस पे भी डिपेंड करता है। अगर तो उसमें विलिंगनेस है उस तरफ स्विच करने की विलिंगनेस है, तो थ्रेट ज्यादा होगा, ठीक है। थ्रेट ज्यादा होगा तो कंपटीशन यानी कि है दोनों के दरमियान। फिर प्राइसेस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, कि अगर आप प्राइसेस, अगर एनर्जी कॉफी वाले की प्राइस $10 है मिसाल के तौर पर, एनर्जी ड्रिंक्स वाला $8 है, तो कस्टमर फिर देखें ये विलिंगनेस प्राइसेस से भी रिलेट है, कस्टमर यहाँ पर जाएगा। प्राइसेस भी मैटर करती हैं, तो प्राइसेस को भी आपने देखना होता है कि क्या आपने चार्ज करनी है, ठीक है। तो प्राइसेस कंपेरेबल होनी चाहिए, ठीक है। अगर तो एक पार्टी कम प्राइस पे वो चीज़ दे रही है तो थ्रेट आपको है ज़्यादा, थ्रेट अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, कंपटीशन ज़्यादा होगा, ठीक है। और कंपटीशन जो है वो अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होगी। इसके बाद फिफ्थ फोर्स जो है वो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स है, ठीक है। पावर ऑफ सप्लायर का मतलब ये है कि आपके सप्लायर के पास कितनी पावर है कि वो आपको ज्यादा प्राइसेस चार्ज कर सके, या आपकी क्वालिटी ऑफ गुड्स को कम कर सके, ठीक है, क्वालिटी को रिड्यूस कर सके, कितना इन्फ्लुएंस है सप्लायर के पास, कितना कंट्रोल है आपका। तो ये अब हमने देखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका एनालिसिस करना जरूरी है, ठीक है। अब पावर ऑफ सप्लायर्स जो है उसको क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। नंबर वन, नंबर ऑफ सप्लायर्स, जितने ज्यादा सप्लायर्स होंगे मार्केट में, जितने ज्यादा सप्लायर्स होंगे तो इसका मतलब है कि जो सप्लायर्स की पावर आपस में वो क्या होगी, कम होगी, बार्गेनिंग पावर कम होगी ना। सप्लायर जो है वो फोर्स नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर मार्केट में 5 सप्लायर्स हैं, इनके दरमियान कंपटीशन चल रहा है, 5 सप्लायर्स हैं, ठीक है, और एक मार्केट में 2 सप्लायर्स हैं। एक कोई भी रॉ मटेरियल आपको चाहिए, एक एक मार्केट में उसके 5 सप्लायर्स हैं, फर्स्ट करें एक मार्केट में 2 सप्लायर्स हैं। अब जो 5 सप्लायर्स हैं, तो एक कंपनी है वो एक सप्लायर के पास जाती है, वो कहती है जी नहीं मैं आपसे ज्यादा प्राइस लूंगा। वो दूसरे के पास जाती है, दूसरी हो सकता है उससे कम ले ले, तो देखें ना, अगर तो नंबर ऑफ सप्लायर जितने ज्यादा होंगे कंपनी के पास उतने ज्यादा ऑप्शन होंगी, जितने ज्यादा ऑप्शन होंगी कंपनी के पास, तो जो बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स की वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, कम होगी। जहां पर सप्लायर्स कम होंगे, जैसे 2 हैं, तो उनकी पावर होगी, उन पे उनका इन्फ्लुएंस होगा, उन्हें पता है कि यार हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा है, हम सिर्फ 2 ही हैं, तो हम चाहें तो ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी बाउंड होगी और तो किसी के पास ऐसा मटेरियल है ही नहीं, हमारे पास ही है, तो उसने हमसे ही खरीद रहे हैं, तो वो इन्फ्लुएंस कर सकती है इस चीज को, ठीक है। फिर अवेलेबल सब्सटीट्यूट्स, कि जो रॉ मटेरियल सप्लायर प्रोवाइड कर रहा है क्या उससे कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, अगर तो अवेलेबल है, इस जो सप्लायर वन है उसकी पावर कम होगी, क्योंकि उसको पता है कि कंपनी जो है वो सब्सटीट्यूट की तरफ चली जाएगी, ठीक है। और यूनिकनेस ऑफ सप्लायर्स प्रोडक्ट, कि सप्लायर का प्रोडक्ट कितना यूनिक है, यूनिकनेस इन टर्म ऑफ डिजाइन हो सकती है, इन टर्म ऑफ सर्विस प्रोविजन हो सकती है, इन सम ऑफ टेक्निकल थिंग्स हो सकती है। अगर तो सप्लायर का प्रोडक्ट यूनिक है, सेपरेट है, सबसे अलग है, फिर उसके पास बहुत पावर है, ठीक है। वो उसकी जो वो प्राइस हाई प्राइस चार्ज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा प्रोडक्ट यूनिक है और किसी के पास ऐसा प्रोडक्ट है ही नहीं, तो मेरी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, तो मैं मतलब हाई प्राइसेस चार्ज कर सकता हूँ, क्योंकि वो बंदा बाउंड है मेरे से लेने के लिए। अगर यूनिकनेस नहीं है या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है सप्लायर्स में डिफरेंट,
तो कंपनी तो सप्लायर्स को पता होता है कि यार डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगे बिजनेसेस के लिए, तो अगर मेरे से उसने नहीं लिया दूसरे से ले लेगा, तो यानी कि तब उस केस में बार्गेनिंग पावर सप्लायर की क्या होगी, कम होगी। ठीक है। बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स का मतलब होता है सप्लायर के पास कितना इन्फ्लुएंस है कि वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर सके। ठीक है। या अपनी क्वालिटी को कम कर दे और बिजनेस उसके बारे में कुछ कर ही ना सके। ठीक है। तो ये बेसिकली बार्गेनिंग पावर ये बता रहा है कि सप्लायर्स कंपनी को कितना कंट्रोल कर रहे हैं। और ये चार फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स को। ठीक है। उसके बाद लास्ट है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, एक मिनट। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स का मतलब ये होता है कि हाउ मच इन्फ्लुएंस कस्टमर हैव टू फोर्स प्राइस कट्स और क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स हमने देखा था कि सप्लायर के पास क्या ताकत होती है कि वो ज्यादा प्राइसेस चार्ज कर सके। ठीक है, बिजनेसेस से। ठीक है। और बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर में हम ये देखेंगे कि कस्टमर के पास कितनी पावर है, कितना इन्फ्लुएंस है कि वो फोर्स कर सके, प्रेशर एक्सर्ट कर सके कंपनी पे कि यार तुम हमारी प्राइस कट्स करो या क्वालिटी में इंप्रूवमेंट्स करो। ठीक है। कस्टमर से मुराद जो है वो जरूरी नहीं है कि जो आपका एंड कंज्यूमर है। ठीक है। कस्टमर से मुराद आपका रिटेलर भी हो सकता है। जैसे अगर आपकी मिसाल के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे होगे वो रिटेलर को दोगे। ठीक है। रिटेलर आगे कस्टमर्स को देता है, तो रिटेलर भी आपके लिए कस्टमर हो सकता है। ठीक है। तो ये कॉमन सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स को। ठीक है। नंबर वन है प्रोपोर्शन ऑफ परचेजेस ऑफ सप्लायर बिजनेस, कि कस्टमर जो है वो सप्लायर बिजनेस का कितना परसेंट ले रहा है, कितना जो टोटल सेल्स है सप्लायर्स की बिजनेसेस की वो एक इस फलाने कस्टमर, ये फलाना कस्टमर खरीद रहा है। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस की जो सेल्स है वो 50% एक एरिया में, मिसाल के तौर पर तीन रिटेलर्स हैं, रिटेलर ए, रिटेलर बी, रिटेलर सी। आप जो प्रोडक्ट बनाते हो, रिटेलर ए जो है उसका 5% लेता है, रिटेलर बी जो है जो आपकी सेल्स होती है ओवरऑल उसमें से 5% रिटेलर ए की तरफ से होती है, 15% रिटेलर बी की तरफ से होती है, 80% रिटेलर सी की तरफ से होती है। तो इस क्योंकि आपकी ज्यादा परचेजेस ज्यादा कर रहा है आपसे, प्रोपोर्शन ज्यादा है, इसका इन्फ्लुएंस आप पे ज्यादा होगा। ही कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन यू। ठीक है। फिर नंबर ऑफ कस्टमर्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। नंबर ऑफ कस्टमर्स पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप नंबर ऑफ कस्टमर्स फ्यू है, अगर थोड़े कस्टमर्स हैं तो आप पे प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक एरिया में आपके सिर्फ 20 कस्टमर्स हैं। ठीक है। तो वो कस्टमर्स आप पे प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं कि यार हम 20 ही जो तुमसे प्रोडक्ट ले रहे हैं तो तुम प्राइस कट्स करो। लेकिन एक चीज आपने समझनी है, प्राइस कट्स का मतलब ये नहीं है कि कस्टमर आप पे प्रेशर एक्सर्ट करके आपको लॉस में ले जाए, नहीं। वो आपके प्रॉफिट मार्जिन को कम कर सकता है, ये बात आपने समझनी है। ठीक है। वो ये नहीं करेगा कि जी आप ऐसी प्राइस पे हमें दोगे आपको लॉस हो, नहीं। और आप भी ऑब्वियसली ऐसा कंपनी ऐसा नहीं करोगे, लेकिन आपके प्रॉफिट मार्जिन तो अफेक्ट हो सकता है ना, कम हो सकता है। तो खैर हम नंबर ऑफ कस्टमर्स की बात कर रहे थे कि अगर 20 कस्टमर्स हैं एक एरिया में आपके, तो आप पूरी कोशिश करोगे कि इन सबको सेटिस्फाइड रखो। ठीक है। तो आप ये आप पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, आप पे ये इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सकते हैं। अब उसी एरिया में मिसाल के तौर पर आपके 200 कस्टमर्स हैं। अब 200 कस्टमर्स में से अगर 20 कहे ना कि यार ये कर दो, तो फिर तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहेंगे ठीक है यार आप हमसे चीजें खरीदो ही ना, हमारे पास बाकी तो है ना। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स जितने कम होंगे बार्गेनिंग पावर उनकी उतनी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ कस्टमर जितने ज्यादा होंगे उनकी बार्गेनिंग पावर कम होगी। बाइंग पावर पे भी डिपेंड करता है कि कस्टमर की बाइंग पावर कितनी है। अगर ये इसी में आ जाता है प्रोपोर्शन ऑफ परचेजेस में, अगर तो कस्टमर आपसे थोड़ी वैल्यू की चीज खरीद रहा है तो आपको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कह रहा है। लेकिन अगर वो ज्यादा वैल्यू की चीज खरीद रहा है तो वो आपको फर्क पड़ेगा। स्विचिंग कॉस्ट, स्विचिंग कॉस्ट भी देखनी होती है कि स्विचिंग कॉस्ट का मतलब ये है कि कस्टमर जो है वो दूसरे ऑप्शन में अगर स्विच करे तो उसको क्या कॉस्ट बेयर करनी पड़ सकती है। ठीक है। तो अगर तो स्विचिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, स्विचिंग कॉस्ट अगर ज्यादा है, अगर मैं मिसाल के तौर पर अगर एक सिम इस्तेमाल कर रहा हूँ वारिद की, और मैं अब उस सिम से मूव करूंगा जैज पे, तो अगर तो इसकी स्विचिंग कॉस्ट यानी कि इस ऑप्शन से इस ऑप्शन पे स्विच करने की जो कॉस्ट है, ये अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट भी आ जाएगा कि उसका सब्सिट्यूट भी अवेलेबल है या नहीं। तो ये मैं सिम्स है, दो सिम्स हैं, दो नेटवर्क्स हैं। ठीक है। दोनों में ये दोनों पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। पहली चीज तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट पे मैं बात कर रहा तो वो आसान है कि अगर तो सब्सिट्यूट अवेलेबल है, जितने ज्यादा सब्सिट्यूट्स अवेलेबल होंगे तो
बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स क्या होगी, कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि कस्टमर जो है वो इजीली अगर वो सब्स्टिट्यूट की तरफ जा सकता है, ठीक है, तो वो जो अपना कंपनी है उसमें प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है कि यार मैं सब्स्टिट्यूट पे चला जाऊंगा, तो तुम जो है ना इसकी प्राइस कट करो, ठीक है। और स्विचिंग कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है, अगर सब्स्टिट्यूट पे जाने के लिए कस्टमर को कॉस्ट ज्यादा बेयर करनी पड़ रही है, स्विचिंग कॉस्ट ज्यादा है, तो फिर बार्गेनिंग पावर उनकी कम होगी, क्योंकि कंपनी को पता है कि यार अगर ये स्विच करेंगे तो इनको कॉस्ट ज्यादा बेयर करनी पड़ रही है, तो ये स्विच करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अगर हम इनकी बात ना भी माने तो इट्स नॉट एन इशू, ठीक है। ये पॉइंट समझें आप। और अगर तो सब्सिट्यूट्स अवेलेबल है, ठीक है, तो फिर बार्गेनिंग पावर उनकी ज्यादा हो सकती है। अगर सब्सिट्यूट्स अवेलेबल है और स्विचिंग कॉस्ट कम है या बिल्कुल नहीं है, तो फिर जो है बार्गेनिंग पावर कस्टमर की ज्यादा हो सकती है, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं यार कि हम आपके जो जो आपके प्रोडक्ट है उसे हम सब्सिट्यूट आपकी प्रोडक्ट को छोड़ के हम दूसरी प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो कंपनी पे वो प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं कि यार आप प्राइस कट करो वरना हम उसको चूज कर लेंगे। तो ये बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स थी, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो कि एनालिसिस करते हैं कि मार्केट जो है जिसमें मार्केट में कंपेटिटिवनेस कितनी है, ठीक है। ये 5 कंपेटिटिव फैक्टर्स हैं। पहला था कंपेटिटिव राइवलरी, सेकंड था थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थर्ड था थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, फोर्थ था बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर और फिफ्थ था पावर ऑफ कस्टमर्स। तो ये क्वार्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस था।